नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरबीएल अकेडमी में। ये वो मंच है जहां मिलती है आपको प्रेरणा, अध्यात्म और महान व्यक्तित्वों की अनमोल कहानियां। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड वीडियो को शेयर जरूर कीजिए। कभी सोचा है कि अगर भारत एक देश न होता बल्कि सैकड़ों टुकड़ों में बटा होता तो आज कैसा होता? आज हम उसी शख्स की कहानी जानने वाले हैं जिसने इस बिखरे हुए नक्शे को एक किया और आज के भारत की नींव रखी। वो है सरदार वल्लभ भाई पटेल, जिन्हें हम सब लौह पुरुष के नाम से जानते हैं। चलिए, एक सवाल से ही शुरू करते हैं। जरा सोचिए, अगर आज भारत एक देश ना होकर छोटे छोटे राज्यों का एक झुंड होता तो क्या होता? शायद यकीन करना भी मुश्किल है, लेकिन एक वक्त था जब ये सिर्फ एक सवाल नहीं था, बल्कि एक बहुत बड़ा असल खतरा था। 562 ये सिर्फ कोई नंबर नहीं है। 1947 में जब भारत आजाद हुआ तो उसके सामने इतनी ही रियासतें थीं और हर एक रियासत को ये आजादी थी कि वो अपना भविष्य खुद तय करे। मतलब एक नए नवेले देश के सामने चुनौती कितनी बड़ी थी, इसका अंदाजा आप इसी नंबर से लगा सकते हैं। तो ये जो 562 रियासतें थी ना, ये वो चिंगारियां थीं जो पूरे देश को बिखेर सकती थी। और बस यहीं से शुरू होती है हमारी कहानी, एक ऐसे देश की जो अपनी आज़ादी के पहले दिन ही टूटने की कगार पर खड़ा था। अब देखिए, यहाँ सबसे बड़ी बात ये थी कि इन 562 रियासतों के पास 3 रास्ते थे। या तो भारत में शामिल हो जाओ, या पाकिस्तान में, या फिर अपना एक अलग आज़ाद देश बनकर रहो। जरा सोचकर देखिए, अगर ज्यादातर रियासतें ये तीसरा रास्ता चुन लेती तो भारत का नक्शा आज कैसा होता? ये तो सीधी सीधी तबाही को न्योता देने जैसा था। तो सवाल ये है कि इतना बड़ा, इतना मुश्किल काम, इसे अपने कंधों पर उठाया किसने? वो थे सरदार पटेल। लेकिन आखिर एक वकील लौह पुरुष बना कैसे? इसका जवाब हमें उनके शुरुआती जीवन में मिलता है। जैसा कि आप देख सकते हैं, पटेल का सफर गुजरात के एक किसान परिवार से शुरू हुआ। वो पढ़ाई में बहुत अच्छे थे और एक कामयाब वकील बने। लेकिन उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट तब आया जब वो आम लोगों की लड़ाई लड़ने लगे। 1918 का खेड़ा सत्याग्रह हो या 1928 का बारडोली सत्याग्रह, इन आंदोलनों ने पटेल को एक जबरदस्त लीडर बना दिया। और बारडोली में ही किसानों ने उन्हें प्यार से सरदार यानी अपना मुखिया कहना शुरू कर दिया, एक ऐसा नाम जो हमेशा के लिए उनके साथ जुड़ गया। वैसे उनके लौह पुरुष बनने की कहानी तो शायद बचपन में ही शुरू हो गई थी। एक बहुत मशहूर किस्सा है कि बचपन में उन्हें एक फोड़ा हो गया था। इलाज के लिए गरम लोहे की छड़ से उसे दागना था, लेकिन कोई हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तो जानते हैं क्या हुआ? उस छोटे से लड़के ने बिना डरे वो गरम छड़ खुद उठाई और अपने फोड़े पर लगा दी। यही हिम्मत, यही दृढ़ संकल्प उनकी सबसे बड़ी ताकत बना। चलिए, अब आते हैं उस चैप्टर पर जो सरदार पटेल की विरासत का सबसे जरूरी हिस्सा है, यानी 562 रियासतों को एक करके एक राष्ट्र बनाने का वो मिशन जो लगभग नामुमकिन सा लगता था। तो सरदार पटेल ने ये किया कैसे? देखिए, उनकी स्ट्रैटेजी कमाल की थी, एक दोधारी तलवार की तरह। एक तरफ उन्होंने रियासतों के राजाओं, नवाबों से बातचीत की, दोस्ती का हाथ बढ़ाया, उन्हें कुछ खास अधिकार और सम्मान देने का वादा किया। लेकिन दूसरी तरफ उन्होंने ये भी बिल्कुल साफ कर दिया कि अगर देश की एकता की बात आई तो सख्ती दिखाने में जरा भी देर नहीं लगेगी। ये बातचीत और चेतावनी का एक परफेक्ट बैलेंस था। उनका ये एक बयान उनकी सोच को बिल्कुल साफ कर देता है। उनके लिए भारत की एकता पर कोई मोल भाव नहीं हो सकता था। ये एक ऐसा विश्वास था जिसके लिए वो किसी भी हद तक जाने को तैयार थे। इस स्ट्रैटेजी का सबसे बड़ा टेस्ट था हैदराबाद का केस। वहां के निजाम ने भारत में शामिल होने से साफ साफ मना कर दिया। जब बातचीत और समझाने बुझाने की सारी कोशिशें फेल हो गईं, तब पटेल ने ऑपरेशन पोलो नाम की मिलिट्री कार्रवाई का आदेश दिया और बस कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का एक अटूट हिस्सा बन गया। लेकिन देखिए, भारत को सिर्फ नक्शे पर जोड़ देना ही काफी नहीं था। उसे चलाने के लिए एक मजबूत सिस्टम, एक मजबूत ढांचे की भी जरूरत थी। और यहाँ पटेल ने एक आर्किटेक्ट की भूमिका निभाई, जिसने देश की प्रशासनिक नींव रखी, जिसे स्टील फ्रेम कहा गया। देश के पहले होम मिनिस्टर और डिप्टी प्राइम मिनिस्टर के तौर पर उनका विजन एकदम क्लियर था।
उन्होंने ऑल इंडिया सर्विसेज यानी आईएएस और आईपीएस को एक ऐसे स्टील फ्रेम के तौर पर देखा जो सरकारें आने जाने के बावजूद देश को मजबूती से जोड़े रखेगा। ये वही फौलादी ढांचा है जो आज भी भारत के एडमिनिस्ट्रेशन की रीढ़ की हड्डी है। तो आखिर सरदार पटेल की विरासत है क्या? ये सिर्फ इतिहास की किताबों में बंद एक कहानी नहीं है, ये हमारे चारों तरफ है और कुछ बहुत बड़े प्रतीक हैं जो हमें उनके काम की हमेशा याद दिलाते हैं। 182 मीटर, ये सिर्फ एक ऊंचाई नहीं है, ये है स्टैच्यू ऑफ यूनिटी, दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति। और ये सिर्फ एक स्मारक नहीं है, बल्कि उस जबरदस्त इरादे का प्रतीक है जिसने एक बिखरे हुए देश को एकता के धागे में पिरो दिया। एकता में ही शक्ति है, ये चंद शब्द सरदार पटेल की पूरी जिंदगी का निचोड़ थे। ये सिर्फ एक नारा नहीं था, बल्कि वो विश्वास था जिसने उनके हर फैसले को रास्ता दिखाया। उनका मानना था कि भारत की असली ताकत उसकी अलग अलग संस्कृतियों में नहीं, बल्कि उन सबको एक साथ रखने वाली एकता में है। तो आखिर में सवाल यही बचता है कि आज की इस भागती दौड़ती दुनिया में सरदार पटेल की एकता की ये विरासत हमारे लिए क्या मायने रखती है? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हम सभी को अपने अंदर खोजना है।